नमस्कार। प्रयास ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में जो अपने सिलेबस में शामिल है पदबंध, ठीक है, बहुत श्रेष्ठ टॉपिक है हिंदी का, बहुत अच्छा टॉपिक है। और लेवल फर्स्ट, लेवल 2 एसएसटी साइंस जो भी है आपका, उसमें निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और देखो, अपन ने किसी भी चीज़, अगर अपन जैसे मान लो कोई चीज़ नहीं पढ़ करके जाते हैं और उसका भी अपन हल करने की कोशिश करते हैं, तो हिंदी की बहुत सारी चीज़ें अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए उसकी तरफ हम ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उसमें एक आइडिया लगा सकते हैं, उसमें एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हो सकता है। लेकिन पदबंध टॉपिक जो है वो आपका पूर्व क्लासों में पढ़ा हुआ नहीं होने के कारण आप इसमें तुक्का भी नहीं लगा सकते कि भाई ये तो क्या आ गया, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और बहुत ही आसान टॉपिक है, यूं कहें कि हिंदी का सबसे सरल टॉपिक है तो पदबंध है, ठीक है। बस समझने की दिक्कत है, एक बार समझ जाओगे तो फिर आपको कभी भी किसी भी प्रकार की पदबंध से संबंधित समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। पदबंध तक पहुंचने के लिए पहले हम कुछ रूपरेखा तैयार करते हैं, जहां से शुरू होकर के, बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, जीरो से शुरू होकर के हम पदबंध के लास्ट टॉपिक तक पहुंचेंगे, एक भी उदाहरण सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद में अपन एक साथ कुछ उदाहरण देखेंगे, उसमें आप कमेंट के जरिए उत्तर दे सकते हो कि साहब इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, मतलब इतनी जल्दी आपको ये आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले हम चर्चा करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा जो होती है, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है क्या कहलाती है? वर्ण, या हम इसे ध्वनि भी कह सकते हैं। लिखित भाषा का सबसे छोटा रूप वर्ण कहलाता है और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं जी? वर्णों के सार्थक मेल को वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द। ओके, देखो, भाषा की 3 इकाइयाँ होती है, व्याकरण की 3 इकाइयाँ, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो तो क्या होगी? वर्ण। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर के किसी सार्थक रूप का निर्माण करते हैं या वर्णों का कोई भी सार्थक मेल होता है, उसे क्या कह दिया जाता है? शब्द कह दिया जाता है। जैसे मैंने लिखा राम, ये क्या हो गया? एक शब्द हो गया। रे क्या है? एक वर्ण है। आ क्या है? वर्ण है। मैं क्या है? वर्ण है। ए क्या है? वर्ण। ये अलग अलग लिखे, ये क्या है? वर्ण है। अब इनको मैंने जोड़कर एक सार्थक रूप निकाल लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा का, राम शब्द हो गया। तो राम यहाँ पर क्या हो गया? अब वर्णों का सार्थक मेल है, इसका मतलब शब्द हो गया। पुस्तक, ये भी क्या है? एक शब्द है। पढ़ता, ये भी क्या है? एक शब्द है। ये तीनों अलग अलग जब तक लिखे हुए हैं किस श्रेणी में है? शब्द है। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और शब्द के बाद में अपन चले पद। तीसरा टॉपिक अपना है पद। पद और शब्द वैसे एक ही चीज है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है और शब्द जब तक अकेला रहता है वो शब्द कहलाता है। लेकिन किसी भी शब्द का, कोई भी शब्द है, अगर उस शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है और शब्द का वाक्य में प्रयोग करने के बाद उसका अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध स्थापित हो जाता है, या यूँ कहे कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध स्थापित कर लेता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। यहाँ पर राम क्या है? शब्द है। लेकिन मैं कह दूं, यहाँ पर अलग अलग लिखे हैं, तीनों में से तीनों शब्द हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ मैं कह दूं आपसे कि राम शब्द है, लेकिन एक वाक्य लिखा मैंने, राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये राम क्या हो गया?
पद है। ये पुस्तक क्या है? पद है। पढ़ता है क्या है? पद है, क्योंकि इनका एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित हो गया। कहने का तात्पर्य है कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर लेता है तो उसे ही क्या कहा जाने लग जाता है? पद। अभी तक हम पदबंध पर नहीं पहुंचे, अभी क्या बता रहा हूं मैं आपको? पद बता रहा हूं कि ये क्या कहलाएगा? एक पद कहलाएगा। अब करेंगे पदबंध की चर्चा। देखो, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाने लग जाता है। हम व्याकरणीय कार्य होते हैं, व्याकरणीय क्रियाएं होती हैं, उनके लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब एक ही कार्य को संपन्न करने के लिए, जब किसी वाक्य में एक ही कार्य के लिए, जब किसी वाक्य में एक ही कार्य के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द समूह को पदबंध कहा जाता है। ओके, हाँ। सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उस शब्द को ही क्या कहा जाने लग जाता है? पद। लेकिन जब किसी वाक्य में एक ही कार्य को संपन्न करने के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है तो उस शब्द समूह, जिस कार्य के लिए वो सारे शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उस शब्द समूह को ही क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पदबंध नहीं कहा जाता, पद कहा जाता है, लेकिन पदबंध कहा जाता है एक ही कार्य को या एक ही व्याकरणीय कोटि को या एक ही व्याकरणीय प्रकार्य को संपन्न करने के लिए जब किसी शब्द समूह का प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द समूह को ही क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा, अभी अपन ने एक वाक्य लिखा था, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि साहब इसमें पदबंध है क्या, तो बताओ। देखो, कार्य क्या हो रहा है? पढ़ना। पढ़ी क्या जा रही है? पुस्तक। कौन पढ़ रहा है? राम। तो एक एक शब्द आ रहे हैं इनके लिए, तो कोई अलग से शब्द नहीं आ रहा। तो यहां पर पद तो है, राम का अंडरलाइन कर दे तो राम पद तो है, लेकिन पदबंध नहीं हो सकता। लेकिन इसी को मैं बड़ा करके लिख दूं, मेरा बड़ा भाई राम पुस्तक पढ़ता है। मेरा बड़ा भाई राम पुस्तक पढ़ता है। अब भी कार्य क्या है? पढ़ना। क्या? पुस्तक। कौन? राम। लेकिन राम अकेला नहीं लिखा, वो राम कौन सा है? मेरा बड़ा भाई राम। तो पुस्तक पढ़ने वाले के लिए हमने एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर लिया, तो ये सारे शब्दों का जो समूह है, ये पूरा का पूरा समूह जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? पदबंध माना जाएगा। मतलब वाक्य में एक ही व्याकरणीय प्रकार्य को संपन्न करने वाले एक से अधिक शब्दों का समूह ही क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। आई बात समझ में? पहली बात ध्यान रखना, अकेला शब्द कभी भी पदबंध नहीं होता है। एक ही स्थिति को प्रकट करने वाले या एक ही कार्य को प्रकट करने वाले शब्दों का समूह जो होगा वो क्या कहलाएगा? पदबंध कहलाएगा। परिभाषा में कोई दिक्कत है तो बताओ। परिभाषा यहाँ से संपन्न हुई, लेकिन प्रश्न यहाँ से अगर आता है, देखो यहाँ पर क्या कैसे कैसे हम प्रश्न पूछते हैं, कैसे कैसे प्रश्नों की स्थिति हो सकती है, उन पर भी मैं चर्चा करूँ। तो सबसे पहली बात करें अपन कि प्रश्न कैसा है, तो सबसे सरल प्रश्न कहलाएगा कि सीधा प्रश्न की प्रकृति आ गई। मान लो कि वाक्य में जब एक ही
प्रकार्य को संपन्न करने के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द समूह कहलाता है। सार्थक शब्द, सार्थक वाक्य, शब्द या पदबंध या पद, ठीक है। तो वहां पर वो एक ही प्रकार्य को करने वाला क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। तीन चीजें हो गई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताई मैंने आपको? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। ये प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह क्या कहलाने लगता है? पद कहलाने लगता है। और एक ही शब्द को जब एक ही कार्य को करने के लिए एकाधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है? पदबंध कह दिया जाता है। चार बातें याद रखनी है आपको, लेकिन पदबंध टॉपिक के लिए केवल एक बात याद रखनी है। ये चार बातें तो पदबंध तक पहुंचने के लिए। चलें आगे। अब दूसरी बात करें कि साहब पदबंध से और प्रश्न कैसे आ सकते हैं। तो पदबंध से प्रश्न जो आएगा वो पूरा का पूरा आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और वाक्य देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य में कौन सा पदबंध है या नहीं है। जैसे मान लो मैंने दे दिया राहुल क्रिकेट खेलता है, ओके। दूसरा दे दिया नीता गाना गाती है, रवि पुस्तक पढ़ता है, वे खेलने जा रहे हैं। ठीक है। अब इन चार वाक्यों में आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में पदबंध का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में पदबंध का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर अपने कुछ समझ में नहीं आया, जो मैंने पढ़ाया अभी तक पढ़ के भी आपके कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे क्या हो गया। केवल एक चीज बता रहा हूं आपको कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर राहुल अकेला है। पहली बात देखो, काम क्या हो रहा है? खेलना। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। और कौन खेल रहा है? राहुल। तीनों शब्द एक एक है। एक एक शब्द पद ही कहलाता है, पदबंध नहीं कहलाता। यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? गाना। क्या गाया जा रहा है? गाना। और कौन गा रहा है? नीता। तो एक एक पद आ रहे। काम क्या हो रहा है? पढ़ना। कौन कर रहा है? पुस्तक। और कर कौन रहा है? रवि। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? जाना, खेलना, वे, रहे और हैं। ठीक है। यहाँ पर खेलने और जाने दो काम हो रहे हैं। काम कितने हो रहे हैं? दो। ठीक है। मतलब क्रिया संयुक्त रूप में प्रयुक्त हुई है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ये पदबंध माना जाएगा। अभी तक आपके दिमाग में कि भाई कैसे कर दिया, कई शौक है कि भाई ऐसे कैसे कर दिया, अभी तक यही कंडीशन रहेगी। मैंने पहले बता दिया कि ये चीज़ आप पढ़ करके नहीं जाते हो, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता। अब कुछ देर बाद में आप कहोगे कि नहीं सही है। ठीक है। सबसे पहले चर्चा करें अपन, पदबंध कहते किसे हैं? तो कहते किसे हैं वो तो बात आपको पता चली गई कि एक ही वाक्य में एक ही कार्य को संपन्न करने के लिए जब एक से अधिक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो उस शब्द समूह को क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। अब बात करें दूसरी कि पदबंध के घटक, पदबंध के घटक। ओके। तो पदबंध के घटक के रूप में हम चर्चा करें तो पदबंध के घटक कितने होते हैं? तो देखो सामान्यतः पदबंध के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक। एक तो होता है शीर्ष घटक, एक होता है आश्रित घटक। शीर्ष घटक और आश्रित घटक। सबसे पहली बात एक ही वाक्य में बता दूं मैं आपको, जैसे मेरा बड़ा भाई राम पुस्तक पढ़ता है।
ये एक वाक्य है अपने पास, इसमें हमसे पूछा कि साहब पदबंध छांटिए। तो देखो कार्य क्या है, पढ़ना। एक ही कार्य को कर कौन रहा है, राम। और राम के लिए कितने शब्द आ गए, एक से ज्यादा शब्द आ गए ना, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पदबंध हो गया। अब पदबंध का तो पता चला लिया आपने कि पदबंध है या नहीं है। तो मेरा बड़ा भाई राम, एक कार्य को करने के लिए राम शब्द आया, तो राम क्या हो गया, यहाँ पर पदबंध हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो शब्द आ गए कि मेरा बड़ा भाई राम, ये सारे के सारे कार्य क्या कर रहे हैं, मिलकर के पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पदबंध। अब पदबंध के घटक कितने हुए, दो। कौन कौन से, एक तो आश्रित घटक और एक शीर्ष घटक। शीर्ष घटक जो है वो कौन सा होता है, किसी भी पदबंध का, वाक्य का नहीं, किसी भी पदबंध का। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पदबंध की पहचान करनी चाहिए। तो पदबंध की पहचान अपन ने कर ली कि ये इतना बड़ा पदबंध हो गया अपना। ठीक है, अब किसी भी पदबंध का अंतिम शब्द जो होता है, ठीक है, जिसे अपन मुख्य उद्देश्य भी कह सकते हैं, अंतिम शब्द जो होता है वो उसका शीर्ष घटक माना जाता है। तो इस पदबंध का अंतिम शब्द क्या है, राम। तो राम इसका क्या हो गया, शीर्ष घटक हो गया। और उस शीर्ष घटक की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, उन शब्दों को ही क्या कह दिया जाता है, आश्रित घटक कह दिया जाता है। मतलब किसी भी पदबंध के अंत में जो शब्द प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है, शीर्ष घटक। और उससे पहले उसकी विशेषता बताने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आश्रित घटक। या फिर यूं कहें अपन कि शीर्ष घटक को छोड़ करके पदबंध के शेष सभी पद आश्रित घटक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आराम आराम से बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो इस चीज को। शीर्ष घटक कौन सा होता है, किसी भी पदबंध का अंतिम शब्द जो होता है वो क्या कहलाएगा, शीर्ष घटक कहलाएगा। अंतिम शब्द कह दे या मुख्य शब्द कह दे या मुख्य उद्देश्य कह दे। ठीक है, दूसरी चीज अपन बात करें कि आश्रित घटक कौन सा होगा। तो आश्रित घटक कौन सा होगा, शीर्ष घटक को छोड़ करके पदबंध के शेष सभी पद, शीर्ष घटक को छोड़ करके पदबंध के शेष सभी शब्द जो है, पद जो हैं वो क्या कहलाएंगे, आश्रित घटक कहलाएंगे। आई बात समझ में? ओके, अब मैं कुछ बातें करता हूँ आपसे कि जैसे मान लो मैंने लिखा मैंने एक शब्द लिखा कि लड़का बाहर खड़ा है। लड़का बाहर खड़ा है। मेरा छोटा लड़का बाहर खड़ा है। दशरथ के पुत्र राम ने धनुष तोड़ा। दशरथ के पुत्र राम ने धनुष तोड़ा। और एक लिख दिया लंका का राजा रावण। ठीक है, ये वाक्य या वाक्यांश लिखे। अब यहाँ पर पहला वाक्य देखो, एकदम आसानी से समझने का प्रयास करो। वाक्य में एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले या एक ही कार्य को प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्दों का समूह ही क्या कहलाता है, पदबंध। तो मेरे को बताओ यहाँ पर कोई पदबंध बन रहा है क्या, बन रहा है क्या, बताओ। देखो, पदबंध बनाना छांटना सीख जाओगे। पहली बात यहाँ पर फोकस ज़्यादा देना है आपको कि अगर आपको वाक्य में पदबंध का पता चल गया ना कि ये पदबंध है या नहीं है, तो पदबंध का पता चलते ही आप पदबंध का पूरा टॉपिक क्लियर कर लेते हो। यहाँ पर हम देखें, काम क्या हो रहा है, खड़ा होना। स्थान क्या है, बाहर। कौन खड़ा हो रहा है, लड़का। एक एक शब्द आ रहे, एक एक शब्द कभी पदबंध बनते हैं क्या, नहीं बनते। अब देखें, वही बात है, लड़का बाहर खड़ा है तो खड़ा रहे। बाहर
कौन खड़ा है? लड़का खड़ा है। अब लड़के की विशेषता बताने के लिए ये शब्द और लिख दिए, तो लड़के के लिए एक से ज्यादा शब्द आए या नहीं आए, तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया? एक पदबंध हो गया। मेरा छोटा लड़का बाहर खड़ा है, में पदबंध नहीं है, यहां तक ये क्या बन गया? पदबंध हो गया। अब यहां पर देखो, तोड़ा क्या? धनुष। किसने? राम ने। अगर मैं वाक्य इतना ही लिखता, राम ने धनुष तोड़ा, तो पदबंध बनता क्या? नहीं बनता। लेकिन फिर राम की विशेषता बताने वाले शब्द लिख दिए। दशरथ के पुत्र राम ने, दशरथ के पुत्र राम ने धनुष तोड़ा, तो दशरथ शब्द यहां पर दशरथ शब्द से लेकर के राम तक क्या हो गया? क्या हो गया? पदबंध हो गया। अब यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? रावण की। लेकिन रावण की विशेषता बताने वाले शब्द सारे के सारे आ गए, तो ये पूरा का पूरा क्या है? पदबंध है। लंका का राजा रावण। तो बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई कि पदबंध होता क्या है? लड़का बाहर खड़ा है, मेरा छोटा लड़का बाहर खड़ा है, इसमें पदबंध नहीं है। इसमें ये जो अंडरलाइन किया है अपन ने, गोला किया है, जिस गोले में एक से ज्यादा शब्द हैं वो पदबंध हैं। ठीक है। दशरथ के पुत्र राम ने धनुष तोड़ा, तो जो गोला कर रखे हैं जिसमें जिस गोले में एक से ज्यादा शब्द है वही पदबंध है, ये मान लो। तो पदबंध छाटना आ गया। अब बात करें पदबंध के शीर्ष घटक और आश्रित घटक की, तो मैंने क्या बताया आपको कि पदबंध का जो अंतिम शब्द होता है वही क्या कहलाता है? शीर्ष घटक कहलाता है। और पदबंध का आरंभिक शीर्ष घटक को छोड़कर शेष जो शब्द होते हैं वही क्या कहलाते हैं? आश्रित घटक कहलाते हैं। जैसे हम चर्चा करें, अभी हमने लिखा दशरथ के पुत्र राम ने धनुष तोड़ा। दशरथ के पुत्र राम ने धनुष तोड़ा, एक वाक्य ये लिखा। और दूसरा मान लो लंका का राजा, लंका का राजा रावण, एक वाक्य ये लिख दिया, दो वाक्य लिखे। अब इस वाक्य में सबसे पहली बात हमें क्या करना है? देखो पदबंध चाहे पूछे या नहीं पूछे, और पदबंध से प्रश्न चाहे आगे का आए कि इसमें कौन सा पदबंध है, अगर यहां से ट्रिक शुरू कर दोगे ना आप, तो पदबंध आपका कभी भी गलत नहीं होगा। पदबंध नाम आए, पदबंध नाम आते ही पहले वाक्य में एकदम तसल्ली से निर्णय करो कि इसमें पदबंध कहां हो रहा है। तो यहां पर देखते हैं, तोड़ा एक ही शब्द है, कोई पदबंध नहीं है। धनुष एक ही शब्द है, कोई पदबंध नहीं है। लेकिन किस राम ने तोड़ा? दशरथ के पुत्र राम ने तोड़ा। तो ये पूरे में एक से ज्यादा शब्द आ गए ना। राम की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्द लिख दिए, इसका मतलब ये पदबंध बना या नहीं बना अपना? बिल्कुल बन गया। अब पदबंध बन गया तो इस पदबंध के साथ मैं चर्चा करूं कि अंतिम शब्द, तो पदबंध कहां से शुरू हुआ? दशरथ से। अंत कहां हुआ? राम तक। तो अंतिम शब्द क्या है? राम। तो राम यहां पर क्या हो जाएगा? शीर्ष घटक। राम क्या हो जाएगा? शीर्ष घटक। और शीर्ष घटक को छोड़कर पदबंध के शेष जो पद होते हैं वो क्या कहलाएंगे? आश्रित घटक। ये क्या हो गया जी? आश्रित घटक। आई बात समझ में? दशरथ के पुत्र राम, यहां से लेकर यहां तक क्या है? ये एक पदबंध है। इस पदबंध में शीर्ष घटक पूछे तो कौन सा है? राम। आश्रित घटक पूछे तो कौन सा है? दशरथ के पुत्र। सीधा सा प्रश्न, यहां पर सीधा प्रश्न पूछे, मान लो दशरथ के पुत्र राम ने धनुष तोड़ा, उपर्युक्त वाक्य के पदबंध का चयन कीजिए। दशरथ के पुत्र ए ऑप्शन, बी ऑप्शन राम, सी ऑप्शन राम ने धनुष तोड़ा, और डी ऑप्शन दशरथ के पुत्र राम। तो डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, दशरथ के पुत्र राम। ये क्या हो गया? पदबंध। दूसरा प्रश्न इसी वाक्य में पूछ ले कि इस वाक्य का शीर्ष घटक है, इस वाक्य में प्रयुक्त पदबंध का शीर्ष घटक क्या है? ऑप्शन वो के वो है। एक बार ऑप्शन भी लिख दूं, आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो ये एक वाक्य है, इस वाक्य में अपने को पूछ लिया कि साहब पदबंध का चयन कीजिए। दशरथ के पुत्र, बी ऑप्शन है अपना राम, सी ऑप्शन है राम ने
धनुष तोड़ा, और डी ऑप्शन है दशरथ के पुत्र राम। ओके, ये चार आ गए, ऑप्शन यही चार हैं। अब देखो इनसे अपन प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न में अपने को पूरा का पूरा वाक्य दे दिया, दशरथ के पुत्र राम ने धनुष तोड़ा, उपर्युक्त वाक्य में पदबंध का चयन कीजिए, और ऑप्शन डाल दिए ये। तो ऑप्शन डाले ये, तो उपर्युक्त वाक्य में पदबंध राम से लेकर के दशरथ से लेकर के राम तक है। तो किस वाक्य में दशरथ से, ये देखें तो नहीं है, ये देखें तो नहीं है, ये देखें तो नहीं है, ये देखें तो मिल गया ना, दशरथ के पुत्र राम, पूरा का पूरा पदबंध आ रहा है। डी ऑप्शन उत्तर हो गया। ऑप्शन पर्सन ये का ये है, वाक्य ये का ये है, ऑप्शन यही है, पर्सन चेंज कर दिया। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त पदबंध के शीर्ष घटक का चयन कीजिए, तो शीर्ष घटक का चयन करवाए तो क्या हो जाएगा, राम। उपर्युक्त वाक्य के पदबंध के आश्रित घटक का चयन कीजिए, तो आश्रित घटक का चयन करवाए क्या हो जाएगा, दशरथ। ओके, चले। इसी प्रकार दूसरा वाक्य अपना था, लंका के राजा रावण, लंका के राजा रावण, या लंका का राजा रावण लिखते भी, लंका का राजा रावण। तो यह लंका का राजा रावण पूरा का पूरा क्या है, एक पदबंध है। इस पदबंध का शीर्ष घटक कौन हो गया, रावण हो गया। आश्रित घटक कौन हो गया, लंका का राजा हो गया। आई बात समझ में? ओके, इसी प्रकार कुछ और वाक्य देखें तो हम देख सकते हैं कि सदा प्रसन्न रहने वाले आप आज उदास कैसे हैं? सदा प्रसन्न रहने वाले आप आज उदास कैसे हैं? तो देखो सामान्यतः कोई व्यक्ति देखा अपन ने और वो उदास बैठा है, हम उसे डायरेक्टली ये पूछ ले कि आप आज उदास कैसे हैं, आप आज उदास कैसे हैं, तब तो कोई पदबंध नहीं बना। लेकिन आपकी विशेषता है कि आप हमेशा प्रसन्न रहते हो, आप हमेशा क्या रहते हो, प्रसन्न रहते हो, आपके चेहरे पर कभी सिनक नहीं आती। फिर अचानक आपको ये देखा जाए ना कि आप उदास, कई आदमी रही जगह सूंबड़ो मुंडो कर बैठे रहे, सीधी सी बात, ठीक है। कई आदमी बिल्कुल गुमसुम बैठे रहते, ठीक है, और वो गुमसुम बैठे रहते हैं, और गुमसुम बैठे रहते हैं तो उनकी कोई चर्चा ही नहीं होती कि भाई ये तो रोज की आदत है इसकी। एक व्यक्ति जो हमेशा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहता है और अचानक आज वो गुमसुम बैठा है, तो आप पूछ सकते हो उसको कि आप आज उदास कैसे हैं, ठीक है। ये तो सामान्य वाक्य हो गया। लेकिन आपका पूछने का तरीका क्या है, सदा प्रसन्न रहने वाले आप, ये तो आपकी विशेषता है, ये विशेषता भी इसके साथ लिख दी, तो ये यहां तक क्या हो गया जी, सदा प्रसन्न रहने वाले आप। एक से ज्यादा शब्द आ गए ना, आपके लिए ही आ रहे हैं, इसलिए क्या बन गया, पदबंध। अब पदबंध में पूछ ले कि कौन सा घटक है, शीर्ष, तो आप शब्द यहां पर क्या है, शीर्ष घटक है। और आश्रित घटक कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, सदा प्रसन्न रहने वाले, ये क्या हो जाएगा, आश्रित घटक हो गया। आई बात समझ में? ओके, अभी तक जो प्रश्न बने इसके, ये प्रश्न बने अपने कौन कौन से, जो प्रश्न अभी यहां पर आपको बताई दिए। पहला प्रश्न, पदबंध कहते किसे हैं, फिर नोट करके मैं आपको बता दूं कि पदबंध कहते किसे हैं। तो पदबंध कहते हैं अपन किसे, वाक्य में एक ही कार्य के लिए जब एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वह शब्द या
पद समूह पदबंध कहलाता है। ओके, ठीक है। पदबंध किसे कहते हैं, ये परिभाषा पहला प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न, सीधा परिभाषा से आ जाएगा, फिर पूछ लेंगे कि किसे कहते हैं। वाक्य में एक ही कार्य के लिए जब एक से अधिक शब्द का एक साथ प्रयोग कर दिया जाता है तो वह शब्द पद समूह जो कहलाएगा वही क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। अब पूछ ले दूसरा प्रश्न, पदबंध के घटक। पदबंध के घटक कितने होते हैं, सीधा प्रश्न। तो पदबंध के कितने घटक होंगे, 2 घटक होंगे। कौन कौन से, शीर्ष घटक और दूसरा आश्रित घटक। कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक हो गया। कोई वाक्य देकर आपसे यह भी पूछ सकता है कि इस वाक्य के पदबंध का चयन करो, तो पदबंध का चयन करना मैंने बता दिया। इस वाक्य के शीर्ष घटक का चयन करो तो शीर्ष घटक का चयन हो गया। इस वाक्य के आश्रित घटक का चयन करो तो इस वाक्य के आश्रित घटक का चयन भी हो गया। अब आगे चर्चा करें अपन किसकी, तीसरी बात, पदबंध के भेद। पदबंध के भेद, सीधी सी बात है, कितने भेद होते हैं, 5 भेद। पदबंध के कितने भेद माने जाते हैं, 5 भेद। पदबंध के घटक तो कितने हैं, 2, पदबंध के भेद कितने हैं, 5। पहला पदबंध, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ओके, ठीक है। अब 5 के नाम याद करने हैं आपको। संज्ञा याद है क्या, संज्ञा। संज्ञा के बाद में क्या पढ़ते हैं अपन, सर्वनाम। सर्वनाम के बाद क्या पढ़ोगे, विशेषण। विशेषण के बाद क्या पढ़ेंगे, क्रिया। क्रिया के बाद क्या पढ़ोगे, क्रिया विशेषण। इनके नाम याद है ना, बस यही इसके भेद है। संज्ञा पदबंध, पदबंध कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, 5 भेद होते। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा जो है वो हो जाएगा विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध। ओके, आज के लिए केवल इतना ही है। आपके पदबंध कहते किसे हैं, पदबंध के कितने घटक होते हैं, पदबंध का चयन कीजिए, पदबंध के घटक का चयन कीजिए और पदबंध के भेद कितने होते हैं। अब कल इतनी चीज़ें आप अगर आज अभ्यास करते हो तो कल आपको इतना सा ही बताऊंगा। केवल 10 मिनट का शेष और रहा है, वो 10 मिनट पढ़ लोगे, आपकी ये जो पदबंध की क्लास है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। फिर पदबंध से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। आज के जो 3 टॉपिक मैंने बताए उनमें अगर कहीं भी कोई आपके समस्या है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें। कमेंट का जवाब जब भी देखता हूँ आपके निश्चित रूप से मैं दे देता हूँ, ठीक है। और देखने में समय लग जाए वो बात अलग है। और अगर अच्छी लगे क्लास तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर ज़रूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।